हम कर रहे हैं 11th होम साइंस का चैप्टर नंबर 10 विविध संदर्भों में सरोकार और आवश्यकताएं। पिछले वीडियोस में हमने बात कर ली थी अधिगम की, शिक्षा की, विस्तार शिक्षा की, और आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत की वस्त्र परंपराएं। तो आइए शुरू करते हैं हमारे चैप्टर। क्या आपने कभी सोचा है कि कपड़े अस्तित्व में कैसे आए? देखिए, हम जब भी अपने चारों तरफ नज़र डालते हैं तो हमें कपड़े दिखाई देते हैं। हम सुबह उठते हैं, जिस चादर पे हम सो रहे हैं, जिस तकिए पे हमने सर रखा हुआ है, सामने कर्टन्स दिख रहे हैं, नहाने के बाद हम टाल का यूज़ कर रहे हैं, कारपेट्स है, डस्टिंग का कपड़ा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो क्या आपने कभी ये सोचा कि ये सारे के सारे कपड़े एग्जिस्टेंस में कैसे आए, कैसे ये अस्तित्व में आए और उन्हें भारत में एक महत्वपूर्ण विरासत क्यों माना जाता है? ठीक है, आज इन सब की बात ही हम इस चैप्टर में करेंगे। अगर देखो, आप कभी किसी म्यूज़ियम में गए हो, क्या आप कभी गए हो किसी म्यूज़ियम में, संग्रहालय में? अगर नहीं गए तो ज़रूर जाना, ठीक है, क्योंकि एक बहुत अलग तरह का एक्सपीरियंस होता है, हमारी नॉलेज बहुत इम्प्रूव होती है और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो जब भी हम किसी म्यूज़ियम में, संग्रहालय में जब हम जाते हैं तो एक अनुभाग उसमें ऐसा होता है जहां कपड़े और परिधान प्रदर्शित किए जाते हैं, क्योंकि म्यूज़ियम में क्या होता है, अलग अलग अनुभाग होते हैं, ठीक है। कहीं पे कपड़े हैं, कहीं पर पुराने जो हथियार हैं वो हैं, पुरानी वस्तुएं हैं। तो एक अनुभाग ऐसा होता है वहाँ पे डिपार्टमेंट जहाँ पर कपड़े और परिधान है ना, उनका एग्जीबिशन होता है, वो प्रदर्शित किए जाते हैं। अब बच्चों, आपने यह भी महसूस किया होगा कि उस अनुभाग में जो प्रदर्शित वस्तुएं हैं वो अपेक्षाकृत कम है, यानी बाकी अनुभागों में वस्तुएं काफ़ी ज़्यादा होती हैं म्यूज़ियम में या संग्रहालय में, लेकिन जो कपड़े वाला अनुभाग है उसमें कम वस्तुएं हैं। क्यों है, उसका क्या कारण है? और वे उतनी पुरानी भी नहीं है जितनी अन्य वस्तुएं। उसका कारण ये है कि जो कपड़ा है वो किसी भी अस्थि, पत्थर या धातु की तुलना में बहुत जल्दी क्षीण हो जाता है। यानी अगर हम तुलना करें किसी धातु की वस्तु से, पत्थर की वस्तु से या अस्थि से, तो कपड़े का जो क्षीण है, कपड़े का जो नाश है वो काफ़ी जल्दी होता है इन बाकी वस्तुओं के कंपैरिजन में। यही रीज़न है कि कोई म्यूज़ियम है या संग्रहालय है उसमें जो कपड़े या परिधान का प्रदर्शन होता है वो अपेक्षाकृत यानी बाकी के मुकाबले में कम होता है। हालांकि दीवार पर बने हुए अथवा मूर्तियों पर कपड़े पहने हुए मानव चित्र दर्शाने वाले पुरातत्वीय अभिलेखों से पता चलता है कि मानव 20,000 वर्ष पूर्व भी वस्त्र बनाने की कला जानता था। कितने साल पहले? 20,000 साल पहले भी मनुष्य को आता था कि कपड़ा कैसे बनाया जाता है। हमें कैसे पता चलता है? जो मूर्तियों पर कपड़े पहने हुए हैं या जो भी अभिलेख हैं हमारे पुरातात्विक जो मानव चित्रों को दिखा रहे हैं, उनसे हमें पता चलता है कि इतने साल पहले भी कपड़ा अस्तित्व में था, मानव को कपड़ा बनाने की कला आती थी। कैसे बनता है कपड़ा, हमने बात कर ली थी, अगर आपको याद हो, हमारे 5th चैप्टर में, है ना। प्राचीन साहित्य के संदर्भों में गुफाओं और भवनों में दीवारों पर चित्रकारी से भी हमें उनके बारे में जानकारी मिलती है। देखिए, हम अगर हमारा पुराना लिटरेचर उठा के देखें तो गुफाएं जितनी भी थी और जो भवन थे उनमें दीवारों पर जो चित्रकारी थी उनसे भी हमें कपड़े के बारे में जानकारी मिलती है। अभी हम परिचय की बात कर रहे हैं, आगे हम धीरे धीरे आपको हर कपड़े के बारे में डीप से बताएंगे, ठीक है। अब वस्त्र सामग्रियों ने प्राचीन काल से मानवों को मोहित किया है और ये सभ्यता का एक अनिवार्य अंग रही है। अगर हम हमारी सभ्यता का बात करें तो हमारी सभ्यता का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है क्या? वस्त्र और कपड़े। और ऐसा नहीं है कि वस्त्र हमें आज मोहित कर रहे हैं या आज हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। बहुत पहले से ही मानव के लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है और मानव वस्त्रों से मोहित रहा है। सभी प्राचीन सभ्यता के लोगों ने अपने प्रदेश में उपलब्ध कच्ची सामग्री के उपयोग के लिए तकनीकें और प्रौद्योगिकियां विकसित की थी। देखिए, हम जब हिस्ट्री में देखते हैं तो हम अलग अलग सभ्यताओं के बारे में पढ़ते हैं। तो सभ्यताएं चाहे कोई भी थी, किसी भी प्राचीन सभ्यता की अगर हम बात करें तो वहाँ के लोगों ने उनके प्रदेश में जो भी कच्ची सामग्री उपलब्ध थी, जो भी रॉ मटेरियल अवेलेबल था, उससे
उसको उन्होंने उपयोग किया और उसके उपयोग के लिए उन्होंने अलग अलग तकनीकें और अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ को डेवलपमेंट किया था। क्योंकि हमने बात की थी कि कपड़े के लिए हमें ऐसा नहीं है कि केवल हमारे पास रेशम अवेलेबल है या हमारे पास ऊन अवेलेबल है, बहुत सारा रॉ मटेरियल है, अलग अलग जगह पर डिपेंड करता है कि कहाँ पर कौन सी कच्ची सामग्री पाई जाती है, कहीं पर कम, कहीं पर अधिक, या कहीं पर कोई कच्ची सामग्री पाई ही नहीं जाती है ना। तो जो सभ्यताएं थी प्राचीन, उनमें जो लोग थे वहाँ पर जो रॉ मटेरियल था, जो कच्ची सामग्री थी, उसके हिसाब से उन्होंने तकनीकों को विकसित किया था। उन्होंने स्वयं अपने विशिष्ट डिज़ाइनों की भी रचना की। देखिए, कपड़े में आज जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है? डिज़ाइन। और अलग अलग जगहों पर अलग अलग डिज़ाइन फेमस थी और अलंकृत डिज़ाइनों वाले उत्पाद पैदा किए, यानी अलग अलग डेकोरेशन वाले जो प्रोडक्ट्स थे वो हमारे सामने आए कपड़े के रूप में। अब हम बात कर लेते हैं इंडिया में इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की। ठीक है, देखिए, भारत में परिष्कृत वस्त्रों का उत्पादन उतना ही प्राचीन है जितनी भारतीय सभ्यता। यानी हम बात करें तो जितनी हमारी सभ्यता प्राचीन है, भारतीय सभ्यता, उतना ही जो डेकोरेटेड क्लोथ्स थे, जो परिष्कृत वस्त्र थे, उनका उत्पादन भी उतना ही प्राचीन है। देखिए, अगर हम हमारे धार्मिक ग्रंथों की बात करें तो जो ऋग्वेद है और उपनिषद हैं, उनमें ऐसा माना गया है जो विश्व है उसे क्या माना गया है? विश्व को देवताओं द्वारा बुना गया कपड़ा माना है। यानी ऐसा माना गया है कि ये जो पूरा का पूरा संसार है वो क्या है? एक कपड़ा है, और इस कपड़े को किसने बुना है? देवताओं ने। ठीक है, देखिए, जैसा कि लिखा भी हुआ है कि ऋग्वेद और उपनिषदों में विश्व की सृष्टि का वर्णन करते हुए कपड़े का प्रयोग एक प्रतीक के रूप में किया गया है और विश्व को देवताओं द्वारा बुना गया कपड़ा कहा गया है। आपसे पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में, इम्पॉर्टेंट है, इसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में विश्व की तुलना किससे की गई है या कपड़े को किसकी संज्ञा दी गई है। ठीक है, पृथ्वी पर प्रकाश और अंधकार वाले दिन और रात की तुलना जुलाहे के करघे में शटल की गति से की गई है। और ऐसा माना गया है, पृथ्वी पर जब अंधेरा बहुत अधिक है और जो प्रकाश है, यानी जो दिन और रात है, वो जो जुलाहे का करघा है उसमें शटल की गति के हिसाब से होते हैं। ये हमारे धार्मिक ग्रंथों में ऐसा माना गया है। ठीक है, अब जो बुनाई है वो सबसे पुरानी कला है और महीन कपड़े के उत्पाद बहुत पुराने समय से बनाए जाते रहे हैं। हमने बुनाई की बात की थी, कैसे होता है, कौन से चैप्टर में? हमारे 5th चैप्टर में, फैब्रिक्स अराउंड अस, कपड़े हमारे आसपास। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले वो वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि उस चैप्टर की बहुत सारी बातें हम इस चैप्टर में भी करेंगे। तो सबसे पुरानी कला कौन सी है? बुनाई। ठीक है, अब कपड़े के जो टुकड़े हैं और टेराकोटा तकले हैं और कांसे की जो सुइयां हैं जो मोहनजोदड़ो में खुदाई के स्थल पर मिली हैं, वो इस बात का प्रमाण है कि भारत में सूत की कताई, बुनाई, रंगाई और कशीदाकारी की परंपराएं कम से कम 5000 वर्ष पुरानी है। हम बात कर रहे हैं भारत की, तो देखिए, जो मोहनजोदड़ो में खुदाई के स्थल पर अलग अलग चीज़ें मिली। क्या चीज़ें मिली? जब खुदाई की गई तो कपड़े के टुकड़े मिले और टेराकोटा के तकले मिले और कांसे की सुइयां मिली। तो ये जितनी भी चीज़ें मिली, ये इस बात का प्रमाण है कि भारत में सूत की कताई होती थी, क्योंकि ये सारी चीज़ें किससे संबंधित है? सूत की कताई से। हमने बात की थी ना सूत की यान की। ठीक है, तो ये चीज़ें इस बात का प्रमाण है कि ये सारी चीज़ें मिली है। इट मीन्स भारत में सूत की कताई होती थी और उसकी बुनाई भी होती थी, उसकी रंगाई होती थी, भारत में कशीदाकारी की परंपराएं थी, और ये सब कितनी पुरानी है? 5000 वर्ष से भी पुरानी है। देखिए, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा मोहनजोदड़ो की खुदाई के बारे में, ज़्यादा डिटेल में हम इसकी बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ कपड़े से संबंधित बातें ही कर रहे हैं।
और रंग का पता लगाने और वस्त्र सामग्री पर, विशेषतः सूती सामग्री पर उसके प्रयोग की तकनीक में निपुणता हासिल करने वाला प्राचीन सभ्यताओं में सबसे पहले कौन सा देश था? भारत ही था। यानी अगर हम जितनी भी सभ्यताओं की बात करें तो जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं हैं उनमें भारत ही पहला देश था जिसने रंग का पता लगाया था और वस्त्र सामग्री पर, वस्त्र में भी किस पर? सूती सामग्री पर उसके प्रयोग की जो तकनीक है उसमें निपुणता हासिल की थी किसी ने, तो वो कौन सा देश था? भारत ही था। कौन सी सभ्यता थी? हमारी भारतीय सभ्यता थी। ठीक है। रंगाई और छपाई वाले सूती कपड़ों का निर्यात अन्य राष्ट्रों को किया जाता था। देखिए बच्चों, वैसे तो आपको मतलब पता है, फिर भी बता देती हूँ। निर्यात यानी हम जब कोई चीज़ बाहर भेजते हैं, ठीक है, और आयात यानी जब हम मंगवाते हैं। दूसरे देशों से मंगवाना आयात और दूसरे देशों को भेजना क्या है? निर्यात। तो क्या होता था, जो भी हमारे रंगाई वाले छपाई वाले सूती कपड़े होते थे उनको बाहर देशों में भेजा जाता था और वो किसके लिए प्रसिद्ध थे? अपने पक्के रंगों के लिए, फास्ट कलर्स के लिए। ठीक है, ये हम बिजनेस की बात कर रहे हैं। और प्राचीन जो साहित्य है, ग्रीक और लैटिन साहित्य की अगर हम बात करें तो उनमें कुछ उल्लेख मिलता है भारतीय कपड़ों के बारे में। बहुत अच्छी एक लाइन लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है? कि भारतीय कपड़ों पर रंग उतना ही चिरस्थायी है जितना कि बुद्धिमानी यानी विजडम। चिरस्थायी यानी बहुत पक्का, जिसको हम कहते हैं परमानेंट, जो छूटता नहीं है। ठीक है, तो यही बात कही जा रही है कि जो भारत है वो अपने पक्के रंगों के लिए प्रसिद्ध था। और अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो भारतीय कपड़ों की जो उत्कृष्टता थी, जो क्वालिटी थी, उनकी जो प्रसिद्धि थी, विशेष करके किसकी? जो सूत, रेशम और ऊन से बनाए गए भारतीय कपड़े थे, उनकी प्रशंसा के उल्लेख हमें हिस्ट्री में भी देखने को मिलते हैं। वे अपने कपड़े की विशेषताओं के लिए और बुनाई, पक्की रंगाई, छपाई और कशीदाकारी द्वारा ऊन पर बनाए गए डिज़ाइनों के लिए प्रसिद्ध थे। भारतीय कपड़े जो थे सबसे पहले किसके लिए प्रसिद्ध हुए? अपने पक्के रंगों के लिए, बुनाई के लिए, छपाई के लिए और कशीदाकारी के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुए थे, और ऊन पर बनाए गए डिज़ाइनों के लिए भी। हम आगे एक एक करके बात करेंगे कशीदाकारी की, ऊन की डिज़ाइनों की। ठीक है, शीघ्र ही भारतीय कपड़े व्यापार जगत में लोकप्रिय हो गए और धीरे धीरे क्या हुआ, अपने पक्के रंगों के कारण, बुनाई के कारण, डिज़ाइंस के कारण ये जो भारतीय कपड़े थे, इंडियन क्लॉथ्स थे, वो पूरे के पूरे व्यापार जगत में, पूरे मार्केट में बहुत जल्दी फेमस हो गए। और उन्होंने जो राजनीतिक संपर्क थे उनमें भी मदद की और बहुत सारे जो उद्योग थे उनकी स्थापना को भी प्रेरित किया। और लगभग 15वीं शताब्दी से ही हम अगर माने तो जो भारत था वस्त्रों का बहुत बड़ा निर्यातक था। यानी यहाँ के जो कपड़े थे पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे और यहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत अच्छी मात्रा में जो कपड़े थे उनका निर्यात होता था दूसरे देशों में। तो भारत का बहुत बड़ा योगदान था निर्यात में। ठीक है, यूरोपीय राष्ट्रों द्वारा विभिन्न ईस्ट इंडिया कंपनियों की स्थापना भारत में वस्त्र व्यापार के साथ ही संबंधित थी। जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थी उनके द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी वो किससे संबंधित थी? वस्त्र व्यापार के साथ ही संबंधित थी। देखिए, अब हमने जो बात की थी 3 मुख्य रेशे कौन कौन से? सूत, रेशम और ऊन, उनकी हम डिटेल में बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।